हाय एवरीवन। आज आप लोगों के लिए हम जो वीडियो लेकर के आ रहे हैं ये सेलों के समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन का रिमेंबर पॉइंट है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखें छोटे छोटे पॉइंट को और इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल की ओर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए टॉपिक का नाम दीजिए सेलों का समांतर क्रम संयोजन। सेलों का समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल्स। हम इसका डिफिनेशन सबसे परिचित है। इसको प्रूव्ड करने के लिए भी, प्रवाहित धारा के लिए भी व्यंजक हमने प्राप्त कर चुके हैं और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है इसके बारे में भी हम जान चुके हैं। तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट को न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो वैसे सब पॉइंट के बारे में हम आज सीखने के लिए जा रहे हैं। चलिए पहले तो ये जानिए कि समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है। तो इसमें सभी सेलों का धन ध्रुव एक बिंदु पर आ जाता है। सेलों का वैसा समूह जिसमें सभी सेलों का पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट पर और नेगेटिव टर्मिनल आपका एक पॉइंट पर आ जाता है। ये माइनस वाला सेल है, माइनस वाला भी एक बिंदु पर आ गया। और इस प्रकार के इस संयोजन को हम लोग समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। सेलों का समांतर क्रम संयोजन। और इस सर्किट को हम एक बाह्य प्रतिरोध से जोड़ देते हैं। इस सर्किट को हम एक बाह्य प्रतिरोध से, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से जोड़ देते हैं और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का वैल्यू हमारा कैपिटल आर होता है। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E हो गया और इंटरनल रेसिस्टेंस आपका स्मॉल r है। इंटरनल रेसिस्टेंस, प्रत्येक सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E एंड इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r। एंड सर्किट में हम एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को ज्वाइन किए हैं जो वैल्यू हमारा कैपिटल R है। अब देखिए इसमें बात क्या करते हैं, इसमें याद क्या क्या रखना है। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग को क्या क्या याद करना पड़ता है। रिमेंबर पॉइंट, पॉइंट्स नंबर 1। तो टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कुल विद्युत वाहक बल। टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मीन्स कुल विद्युत वाहक बल। इसका कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, कौन सा कॉम्बिनेशन या कनेक्शन कौन सा है, पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल कनेक्शन में टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होगा, कुल विद्युत वाहक बल। एक लाइन में अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या आप जवाब देंगे। जैसे हम श्रेणी क्रम संयोजन में पूछते हैं कि श्रेणी क्रम में संयोजित n सेल का कुल विद्युत वाहक बल कितना होता है, तो आपका जवाब क्या आता था, Ne। या कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, तो Nr। ठीक उसी तरह से मैं यहाँ पर भी बतला रहा हूँ, एक एक पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं। तो इस जगह पर टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा। और ये कौन सा संयोजन है आपका, समांतर क्रम संयोजन। हमने यहाँ पर ये बात आपको सिखाया है कि समांतर क्रम संयोजन में, इन पैरेलल कनेक्शन, टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा वह एक सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल होगा। अर्थात टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सिर्फ और सिर्फ आपका E होगा। और इसके बारे में हम पहले, क्योंकि ये देखिए ये दोनों के बीच में भी विद्युत वाहक बल आपका E है, इसके बीच में भी E है और इसके बीच में भी आपका E है और ये सारे पैरेलल में जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल आपको हम पीछे भी बताते थे, इस फिगर को आप यहाँ भी समझने के लिए आपको हम दिखा रहे हैं कि अगर आपका ये रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध भी है, तो प्रतिरोध के कनेक्शन में भी आपको हम ये बात सिखाए थे
कि इस तरह से रहेगा, ये दोनों सिरों के बीच का विभवांतर जैसे ए और बी का बीच का विभवांतर हमेशा जो है कांस्टेंट ये भी ही होता है, इसका भी भी, इसका भी और इसका भी। और इस तरह से आपको ये चीज़ जानकारी होना चाहिए कि प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन में भी आपका सभी का विभवांतर एक समान होता है और सभी से धारा अलग अलग बहता है। यहाँ पर भी इसका डिफिनेशन भी आपको हमने लिखाया था कि सभी सेलों से जो है अलग अलग धारा प्रवाहित होती है, यानी डिफरेंट इलेक्ट्रिक करंट होगा लेकिन सबका सेम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। तो इस बात को यहाँ पर सिर्फ आप ध्यान में रखेंगे। इसलिए समांतर क्रम में अगर दोनों के बीच के यहाँ पर अगर जो भी अगर ये दोनों पॉइंट के बीच में अगर होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सबका सेम होगा। इसलिए यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है आपका कुल विद्युत वाहक बल आपका ई हो जाता है। हमेशा के लिए इस बात को याद रखें। ये जो याद रखने के लिए ही आपको इसको हम दोबारा तिबारा कर करके हम बता रहे हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे बच्चे जो है इसको याद नहीं रख पाते हैं और आगे चल करके एग्जाम के वक्त में जब छोटा छोटा जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें अच्छे अच्छे बच्चे सवाल को नहीं बना करके आते हैं, इससे हमें भी दुख होता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे अच्छे ढंग से सीखें और इसको आसानी से आप छोटे छोटे भी क्वेश्चन का जवाब आप दे सकें। चलिए हम दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं। टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होगा? टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस, कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध। यह आंतरिक प्रतिरोध सेल का केमिकल जब रिएक्शन होता है तो वह भी करंट को अवरोध करता है। तो ये सेल का अपना, इसको हम ना कम कर सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। सेल का ये अपना डिमेरिट है, ये अपने अनुसार से ये काम करता है। तो इसका वैल्यू कितना होता है? तो ये ध्यान रखिए, समांतर क्रम है और समांतर क्रम के लिए और ये मान लेते कि ये m टाइम्स है, यानी m सेल समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में आपका जो फॉर्मूला जो हो जाता है, आपको हम पहले बताए थे, अगर इसको r डैश से सूचित करें तो 1/r लगेगा फॉर्मूला में, 1/r प्लस डैश 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 m टाइम्स। याद हो तो ध्यान में लाइए, क्योंकि ये जब समांतर क्रम है, इसको गौर से सुनिए, समांतर क्रम में है तो हम लागू करेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला, और जिसमें समतुल्य प्रतिरोध के लिए जो फॉर्मूला होता है 1/r डैश इक्वल टू 1/r प्लस 1/r, इस तरह से m टाइम्स है तो इस तरह लेके चलेंगे। इस तरह से r डैश का वैल्यू हो जाएगा m/r और r डैश का फॉर्मूला हो जाएगा r/m। तो यहाँ पर जो कुल आंतरिक प्रतिरोध आपका कितना होता है? r/m हो जाता है। कुल आंतरिक प्रतिरोध जो है आपका r/m हो जाता है। अगर हम बोले परिपथ का कुल प्रतिरोध, अब ये बात करते हैं टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट, कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध करने के लिए, टोटल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपका कैपिटल R प्लस r/m करना होगा। ध्यान रखिए, ये कैपिटल R एक्सटर्नल रेसिस्टेंस और इंटरनल रेसिस्टेंस आपका r/m हो जाता है। तो इस तरह से आपका परिपथ का कुल प्रतिरोध हो जाएगा कैपिटल R प्लस r/m। तो ये छोटे छोटे बात हैं जो आपको इससे सर्किट से, यानी इस सेल का समांतर क्रम संयोजन से ये निकल के आ रहा है, जो आपको इंडिविजुअल पार्ट अगर इसके अंदर का पूछा जाएगा प्रूव्ड करने के लिए तो आप एक रंग से प्रूव्ड कर लीजिएगा, लेकिन इसका क्या क्या छोटा छोटा बात है इसी बात को भी हम लोग जान रहे हैं। चलिए ये सब सारे बात तो जान गए। अब इसमें से हम लोग 4 नंबर पॉइंट पर बात करेंगे कि जो है बाह्य प्रतिरोध से जो है करंट कितना फ्लो होता है, अर्थात यहाँ पर जो है बाह्य प्रतिरोध से करंट कितना फ्लो होता है। तो नंबर 4 पॉइंट लेंगे, करंट थ्रू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R, प्रतिरोध R से प्रवाहित
धारा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं कि प्रतिरोध R से प्रवाहित धारा, ये कितना वैल्यू आ रहा है, ये जो करंट का वैल्यू होगा ये कितना I का वैल्यू होगा जो हमारा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से फ्लो करेगा। तो प्रतिरोध R से प्रवाहित धारा के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, तो सिंपल फॉर्मूला I इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल। आप ये जान रहे हैं टोटल EMF, कुल विद्युत वाहक बल, टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया कुल विद्युत वाहक बल, बट यहाँ पर बाय क्या, टोटल रेसिस्टेंस। टोटल में दोनों सम्मिलित हो गया, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी, बाह्य प्रतिरोध भी सम्मिलित हो गया R वाला और इंटरनल रेसिस्टेंस भी टोटल सम्मिलित हो गया, तो दोनों को सम्मिलित करना है। तो यहाँ हो गया कैपिटल E, ओनली कैपिटल E, ध्यान रखिएगा, और ये हो गया कैपिटल R प्लस R/M, ये हो जाता है। तो ये चीज जो है R प्लस R/M हो जाता है, जो आपको हम जब प्रूफ कर रहे थे तो इसको आपको सोल्व कर दिए थे वहीं पर, आप देखिएगा, इसको दूसरे तरीके से भी आप जान लीजिए, MR प्लस R/M हो गया बराबर ME, अब बाय नीचे MR प्लस R हो जाता है, ME बटे नीचे हो गया MR प्लस R। यहाँ तक आप देख पा रहे हैं, हम देख रहे हैं, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगा। तो लेकिन हम यहाँ पर ये इसी से बनाए, इसी का एलसीएम लेकर के सोल्व कर दिए, यहाँ इस पार्ट को आप भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ M आपका सिर्फ ऊपर गया है, अच्छे ढंग से इसको देखें। अब बात ये होता है कि इसी पार्ट में अब हम लोग को ये सारे फॉर्मूले का ज्ञान होना चाहिए, ये सारे का नॉलेज होना चाहिए, कैसे कैसे हम कर रहे हैं। चलिए अब हमको इसी में रिमेंबर पॉइंट नंबर 5 पर बात कर लेते हैं कि अगर एक बात है कि R इक्वल टू अगर 0 होता तो मैक्सिमम करंट जो है सेल के द्वारा डिलीवर होगा। R इक्वल टू 0 देन द मैक्सिमम करंट ऑफ द कनेक्शन, R इक्वल टू 0 देन मैक्सिमम करंट थ्रू द कनेक्शन, ठीक है। इफ यदि R का मान, यदि R इक्वल टू 0, तब इस संयोजन से महत्तम धारा प्राप्त होती है। अब देखिए I मैक्सिमम के लिए आपका क्या फॉर्मूला, हम इसी को ऊपर लिख रहे हैं मिटा करके, आप एकदम अच्छे तरह से इसको नोट कर लें। तो चलिए अभी हम लोग देख रहे हैं I इक्वल टू फॉर्मूला था अभी आपका, यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, यहाँ R इक्वल टू 0 है, तो फॉर्मूला हमारा ME/MR प्लस आपका स्मॉल r है। तो R का वैल्यू 0 हो रहा है, तो कैपिटल R वाला, ये वाला कनेक्शन आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि R का वैल्यू आपका कितना है 0, तो R को M से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ वाला ये 0 हो रहा है, तो ME/R हो जाएगा, ME/R। इसी के बारे में हम बतलाए थे, ये हमारी फायदेमंद स्थिति है, क्योंकि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M हो रहा है, तो ये हमारा एडवांटेज है, फायदेमंद स्थिति, ये हमारे लिए फायदेमंद है। इस कंडीशन में अगर आते हैं तो ये फायदेमंद नहीं, इस जगह पर आप ये कह सकते हैं, फायदेमंद तो है ही, लेकिन दूसरा बात यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हैं, चलिए इसको हम हटा रहे हैं, ये मैक्सिमम करंट के लिए है, तो I मैक्सिमम के लिए फार्मूला हो जाएगा ME/R। I मैक्सिमम के लिए फार्मूला, अभी तो हम फायदेमंद की बात नहीं कर रहे थे, नेक्स्ट कंडीशन में करेंगे। तो I ये आपका 0 हो रहा है, तो ME/R हो गया, अर्थात I मैक्सिमम के लिए जो फार्मूला बन गया आपका ME/r। यहाँ पर कौन सा R लग रहा है, आपका इंटरनल रेसिस्टेंस वाला लग रहा है, आंतरिक प्रतिरोध वाला। चलिए ठीक है, अगले पॉइंट पर हम उसी पर बात करने वाले हैं, फायदेमंद स्थिति और नुकसानदेह स्थिति पर। चलिए ये पॉइंट नंबर 6 होगा।
तो इसमें देखिए फॉर्मूला तो हमारा ये है कि अगर एम आर इज वेरी ग्रेटर देन टू आर देन क्या होगा, तो आर को हम लोग नगण्य मान सकते हैं। तो ऐसे में आई के लिए फॉर्मूला हो जाएगा एम ई बाय आर को नगण्य मानेंगे तो बाय क्या हो जाएगा एम आर, तो एम एम कैंसिल हो गया। ये हमारा नुकसानदेह कंडीशन में आ गया। ये जो है आपका डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज नुकसानदेह ये नुकसानदेह है, क्योंकि इस कंडीशन से हमें कोई फायदा नहीं है। अगर आपसे पूछें कि समांतर क्रम संयोजन से क्या ये फायदे, क्योंकि एम का कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ, एक सेल के बराबर में ही करंट दे रहा है, समांतर क्रम में संयोजन में किए और इंटरनल रेसिस्टेंस अगर लगभग 0 है तो ऐसे में हमें कोई फायदे का स्थिति नहीं नजर आता है। चलिए हम लोग इसी पर पॉइंट नंबर 7 पर बात कर लेते हैं। 6 के बाद हम लोग 7 नंबर पॉइंट पे बात करेंगे। आर इज वेरी ग्रेटर देन टू एम आर, तो यहाँ एम आर इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए कंडीशन क्या बनता है। तो आई के लिए फॉर्मूला हमारे क्या बन जाएगा, आई के लिए फॉर्मूला एम ई हो जाता है बाय नीचे एम आर इंटू एम आर अब प्लस स्मॉल आर, तो यहाँ पर आपका एम आर 0 हो गया और ये आपका ये बाय आर, ये इसीलिए हम उस समय में पहले भी बोल रहे थे कि आई ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम हो गया। ये फायदेमंद स्थिति है, उसी तरह का फॉर्मूला था, इसीलिए उस कंडीशन में भी हम ये इसीलिए बात कर रहे थे। तो यहाँ आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया आपका एम हो गया, तो ये हमारे लिए एडवांटेज हो गया, एडवांटेज कंडीशन में आ गया। तो एडवांटेज क्या, बस यही जान लीजिए कि हम जो समांतर क्रम में लगाए, ये समांतर क्रम में अगर m से लगा हुआ है इन पैरेलल ग्रुप कनेक्शन, तो यहाँ पर m का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हमारे लिए ये फायदेमंद स्थिति है। इस सेल का उपयोग करने से, इस कंडीशन का उपयोग करने से हमको ये फायदा मिल रहा है, इसीलिए ये हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर इसके पीछे वाला कंडीशन पे जाते हैं 6 नंबर में, तो उसमें m का कोई जिक्र ही नहीं होता है, तो हमको समांतर क्रम में जुड़ने से क्या फ़ायदा हुआ, कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो चलिए यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट पर तो हम पहले भी इस समांतर क्रम में रिलेटेड बात किए थे, लेकिन यहाँ इंडिविजुअल एक एक पार्ट पर हम बात किए और इसको हम इस जगह पर समाप्त करते हैं। और इसके बाद जो है हम लोग जानेंगे कुछ एक आध दो सवाल इस जगह पर हम दे देते हैं श्रेणी क्रम, ये समांतर क्रम संयोजन पर, उसके बाद तब फिर जो है हम लोग बात करेंगे मिश्रित क्रम संयोजन पर। तो ओके, तो बोर्ड की तरफ जो है अगला सवाल को आप देखें और नोट करें। चलिए यहाँ पर देखिए इस सवाल को, 10 cells each of electromotive force 1.5 volt, 10 cells each of electromotive force 1.5 volt and each having internal resistance 1 ohm are connected in parallel to a resistance of 0.4 ohm. Calculate the current. तो 10 सेल्स है और वो इन पैरेलल कनेक्शन में है और ईच सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1.5 वोल्ट है और इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम। तो सबसे पहले इस सवाल में आपको क्या क्या चीज दिया गया उसको देखें। 10 सेल है तो यहाँ पर m का वैल्यू दिया हुआ है 10, अलग अलग ही बनाएंगे तो आपको अच्छा रहेगा। ऐसे सवाल में आप n भी मान करके बना सकते हैं, लेकिन इसको अगर आप अलग अलग ही समझें, श्रेणी क्रम में n का इस्तेमाल करें और समांतर क्रम में m का इस्तेमाल करें तो आपको गलती होने की संभावना बड़ा कम रहता है और नहीं तो फिर आप दिक्कत में पड़ जाइएगा। ऐसे आप अगर n ही लेकर के बनाते हैं तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन वही होगा यहाँ पर n के साथ कैपिटल R हो जाएगा, तब ये समांतर क्रम का फॉर्मूला बनेगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे आई के लिए क्या फॉर्मूला हम आपको सिखाया है, एम ई बाय एम इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, लेकिन m क्या है, समांतर क्रम में संयोजित सेलों की संख्या। उसी तरह से अगर n ही मान लेंगे तो यहाँ n के स्थान पर कैपिटल R कर देंगे, m के स्थान पर तो यही n r प्लस r कर देंगे, तो ये भी लेकर के बना सकते हैं। लेकिन अगर आप m मानते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा, कुछ जगह पर आपको n ही मान के चलेगा, तो उससे घबराने की बात नहीं, आप m मान के भी चल सकते हैं और मान लेते भी n है तो कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। जब मिक्स्ड ग्रुपिंग समझाएंगे तो उसमें आपको दोनों को हमको क्लियर करना पड़ेगा। तो चलिए अभी ध्यान दीजिए, m इक्वल टू 10 हो गया, इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r इक्वल टू 1 ओम हो गया, समांतर क्रम में एक बाह्य प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है और r का वैल्यू हो गया 0.4 ओम। ये आपका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का वैल्यू हो गया और ये आपका 0.4 ओम इसका हो गया एक्सटर्नल रेसिस्टेंस और इसमें आई का वैल्यू को फाइंड करना। तो फार्मूला आपका सिंपल यहाँ पर हो गया ME/M इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और यहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सवाल में दिया हुआ है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट आपका दिया हुआ है। तो आप आसानी से ऐसे सब सवाल को बना सकते हैं। तो m का वैल्यू 10 मल्टीप्लाई 1.5 बाई नीचे m का वैल्यू 10 इंटू 0.4 और प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस आपका 1 ओम हो गया। तो इस तरह से यहाँ आपका ऊपर हो गया 15 बाय ये तो आपका 14 हो गया प्लस 1, क्या कि 10 मल्टीप्लाई 0.4 कीजिएगा तो कितना हो जाता है आपका 14 हो जाएगा, क्योंकि एक दशमलव के बाद एक जीरो आपका कैंसिल, तो 14 प्लस 1 हो गया 15, तो 15 बाई 15 कैंसिल होकर के आपका 1 एम्पियर इसका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आप इस सवाल को बनाएंगे, बहुत आसान सवाल था और इस तरह का आप सवाल। इसके बाद आप एक सवाल को और देखें, चलिए अब इस सवाल में आप देखिए 4 सेल्स ईच ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 0.5 ओम are connected in parallel. What will be the current in the circuit if their combination is short circuited? कहने का मतलब कि 4 सेल जो है हमारा समांतर क्रम में संयोजित है और प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 2 वोल्ट है और इंटरनल रेसिस्टेंस आपका 0.5 ओम है और ये पैरेलल कनेक्शन में ये जुड़ा हुआ है। लेकिन कहता है कि ये कॉम्बिनेशन जो है इफ देयर कॉम्बिनेशन इज शॉर्ट सर्किटेड, अर्थात शॉर्ट सर्किट लग जाता है। और ध्यान रखिए कि शॉर्ट सर्किट लगने के बाद आपका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में करंट का फ्लो नहीं होता। इसको शॉर्ट सर्किट को लघु पथन भी बोला जाता है, हिंदी में 10th में पढ़े होंगे लघु पथन। तो शॉर्ट सर्किट होना अर्थात लघु पथन होना, तो यहाँ पर इसका कॉम्बिनेशन शॉर्ट सर्किटेड है। इसका मतलब पहली बात को ध्यान दीजिए, सबसे पहले सवाल में देखिए कितना सेल है, नंबर ऑफ सेल समांतर क्रम में, इसलिए m बराबर 4 ले रहे हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 2 वोल्ट, इंटरनल रेसिस्टेंस 0.5 ओम, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस यही वैल्यू 0 हो गया। R का वैल्यू 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट सर्किटेड है, अर्थात हमारा सर्किट जो है और ये कॉम्बिनेशन जो है हमारा शॉर्ट सर्किटेड है। इसका मतलब 4 सेल प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, समांतर क्रम में संयोजित है। यदि इनका संयोजन शॉर्ट सर्किट होता है तो धारा क्या होगी, शॉर्ट सर्किट, बार बार बता रहे हैं, शॉर्ट सर्किट मतलब बाह्य प्रतिरोध में धारा प्रवाहित नहीं होना, अर्थात R का वैल्यू 0 हो जाना। तो धारा का मान क्या होगा, तो I बराबर क्या फॉर्मूला आपको पता है, ME बाय यहाँ पर ले लेंगे M इंटू कैपिटल R प्लस R स्मॉल r, बस ये करंट के लिए फॉर्मूला है। तो ME हो जाएगा बाय नीचे R हो जाएगा, क्योंकि MR का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल R का वैल्यू ही हमारा 0 है। तो कैपिटल R के साथ जो मल्टीप्लाई होगा M का, नंबर ऑफ सेल का, तो ये भी वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए M का वैल्यू 4, E का वैल्यू 2 और R का वैल्यू हो गया 0.5। ये दशमलव को हटा दीजिए, ऊपर 10 लिख दीजिए, 5 से कटा दीजिए, 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4 4 4 जा हो गया 16 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये सवाल बनेगा, शॉर्ट सर्किट पर आधारित समांतर क्रम में सवाल था, नए ढंग का सवाल था, इसको आप यहाँ पर बनाएं। और इसके बाद जो है हम लोग थोड़ा आज कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे। इसके बाद समांतर क्रम संयोजन तो पढ़ ही लिए, अब हम लोग जानेंगे मिक्स्ड कनेक्शन के बारे में और उसका थोड़ा सा रिमेंबर पॉइंट को इस जगह समझ लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ जानते हैं मिक्स्ड कनेक्शन ऑफ सेल्स।
मिक्स्ड कनेक्शन ऑफ सेल्स, शेलों का मिश्रित क्रम संयोजन, शेलों का मिश्रित संयोजन, मिश्रित संयोजन के बारे में हम बात करेंगे। इसमें देखेंगे कि बहुत सारा सेल, पहले तो ये सेल आपका एक रो में हम डाल रहे हैं एन सेल, और ये आपका सीरीज कनेक्शन में है, और प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध आपका R है। इसी तरह से आपका ऐसा आपका M पंक्ति बना हुआ है, एक पंक्ति में ये लगा हुआ सेल है, और ऐसा M पंक्ति समांतर क्रम में सम्मिलित है। E ये आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इंटरनल, ऐसा आपका M जुड़ा हुआ है। इसी तरह से बढ़ते रहेगा। मिश्रित क्रम का आपका डिफिनेशन भी पहले भी बता दिए हैं कि इसमें कुछ सेल श्रेणी क्रम में रहता है और कुछ सेल समांतर क्रम में जुड़ा रहता है। तो ये आपका हो गया मिश्रित क्रम संयोजन। इसको भी एक बाह्य प्रतिरोध से हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आपका R हो जाता है। तो फिगर तो आप पहले से भी जान रहे हैं। हमको यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट पर बात करना है कि पहले तो ये बात जानिए कि हमको फाइनल बोलना है, एक बार में बोलना है कि बताइए कि मिश्रित क्रम संयोजन में टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होता है, एक बार में इसका जवाब देना है। तो वही चीज़ को यहाँ रिमेंबर पॉइंट नंबर 1 पे बात करते हैं। टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल आपका कितना हो जाएगा, ध्यान रखना है। ये सारा ऊपर वाला मिल करके क्या होगा, अगर श्रेणी क्रम में है तो NE हो जाएगा, इसका भी NE हो जाएगा और इसका भी NE हो जाएगा। समांतर क्रम वाला मिश्रित क्रम संयोजन का जरूर कॉन्सेप्ट सीख लें, उसमें भी आपको बताए थे कि पहले श्रेणी सीख लीजिए, फिर समांतर सीख लीजिए, तब मिश्रित सीखिए। अब सब चीज़ सीखने के बाद, इतने तरीके से बताने के बाद, अब आपको हम इसका डायरेक्ट बताने के लिए सिखा रहे हैं कि आपको डायरेक्ट जवाब कैसे दीजिएगा आप। तो ध्यान रखिए, टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बताना है आपको। तो ये हो गया NE, ये हो गया NE, और ये भी हो जाएगा आपका NE इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन है कौन सा क्रम में आ जाएगा, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में आने के बाद क्या होगा, एक पंक्ति के कुल विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इसका वैल्यू NE के बराबर हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखिए कि मिश्रित क्रम संयोजन में कुल विद्युत वाहक बल जो है श्रेणी क्रम में संयोजित जितने सेल का समतुल्य जो हो गया उसी के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, अर्थात कुल विद्युत वाहक बल हमारा NE हो गया। M से कोई मतलब नहीं है विद्युत वाहक बल को, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को M से हमारा कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस, कुल आंतरिक प्रतिरोध। सेकंड नंबर पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, कुल आंतरिक प्रतिरोध। कुल आंतरिक प्रतिरोध आपका कितना हो जाता है। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध को कैसे, ये सब मिलकर के आपका क्या बनने वाला, हम एक छोटा सा फिगर बनाते हैं। ये सब मिलकर के बना क्या, NE, ये हो गया NR, ये वाला भी बन जाएगा NE, और ये हो जाएगा NR। ये हर टर्म का जो है NE और NR जो है सब में आ जाएगा, NE NR NE NR। तो ये जो NE है टोटल, ये समांतर क्रम में था इसलिए एक वाले का धारिका ले लिए। लेकिन प्रतिरोध को क्या करेंगे, आंतरिक प्रतिरोध को क्या करेंगे। आंतरिक प्रतिरोध का काम हमेशा है जब समांतर क्रम में जुड़ा है और कितने टाइम्स जुड़ा हुआ है, तो M टाइम्स जुड़ा हुआ है। यहाँ M है तो M पंक्ति में लगा हुआ है। अगर मैं मान लूँ कि ये R डैश बोले तो क्या हो जाएगा, 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR, कितने बार, M टाइम्स, यानी M बार हो जाएगा।
तो 1 बाय आर डैश बराबर हो जाएगा m बाय एन आर, और आर डैश बराबर हो जाएगा एन आर बाय एम। तो यही जवाब देना है आपको, एन आर बाय एम। एन आर बाय एम आपको जवाब देना है कि मिश्रित क्रम संयोजन में कुल आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल एन स्मॉल आर बाय एम होता है। अर्थात जो एम पंक्ति जो लगा हुआ है समांतर क्रम में वह एम से डिवाइड हो जाता है, और श्रेणी क्रम वाला तो जान ही रहे एन आर हो गया। तो एन आर बाय एम इसका फॉर्मूला आपका बन के तैयार हो जाता है। अब जरा सा इस जगह पे गौर कीजिएगा कि इसमें प्रवाहित धारा के लिए, यानी बाह्य प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, करेंट थ्रू द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कितना होगा? नंबर 3 पॉइंट पे बात करते हैं, करेंट थ्रू द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर। बाह्य प्रतिरोध आर से प्रवाहित धारा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो NE, और टोटल रेसिस्टेंस की अगर बात कर ले, टोटल रेसिस्टेंस, टोटल में हम क्या करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल एक पॉइंट ऐसे बना देते, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ऐसे भी जान सकते हैं कि तो कैपिटल R प्लस एन आर बाय एम, यही हो जाएगा प्रवाहित धारा। तो टोटल यहाँ पर रेसिस्टेंस हो गया और टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया, ये प्रवाहित धारा के लिए फॉर्मूला हो गया। तो चलिए, ये था पॉइंट नंबर 3। अब देखिए एक नया पॉइंट जो है, जो आपको इसी में सीखना है, और वो नया पॉइंट क्या है, उसको हम लोग जो नाम देते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम के नाम से देते हैं। और मैक्सिमम पावर थ्योरम का क्या कहना है, ये बात को देखिए। मैक्सिमम पावर थ्योरम, महत्तम शक्ति परिमेय, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे आगे, लेकिन एक छोटा सा बात समझ लेते हैं। महत्तम शक्ति प्रमेय क्या है? ये प्रमेय के अनुसार से एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इक्वल टू होता है कितना? टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस। बाह्य प्रतिरोध बराबर होता है कुल आंतरिक प्रतिरोध के। ये बाह्य प्रतिरोध हमारा कुल आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होता है। यही है आपका मैक्सिमम पावर थ्योरम। एक चीज यहां पर अब हम लोग नया चीज सीखने के लिए जा रहे हैं। तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हमारा हो जाएगा टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इक्वल टू टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं, इसके अनुसार से आपका क्या हो जाएगा? R इक्वल टू टोटल, तो NE बाय नीचे कितना हो जाएगा? M हो जाएगा। R इक्वल टू NR बाय M, यहाँ तो R ना, NR बाय M, क्योंकि फॉर्मूले के अनुसार से देखिए बाह्य प्रतिरोध एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो परिपथ में लगाए हैं R, और ये कुल आंतरिक प्रतिरोध के, तो यहां पर जो है आपका मिक्स्ड ग्रुपिंग में टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस कितना? तो NR बाय M, तो कैपिटल R इक्वल टू हो जाएगा NR बाय M। तो इसी जगह पर आप देखिए तो NR का वैल्यू कितना हो जाएगा? M इंटू कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। NR का वैल्यू कितना? M इंटू कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जो है आपने एक बात को जाना महत्तम शक्ति प्रमेय से, लेकिन एक बात को इस जगह पर आपको जानना है जो आपको न्यूमेरिकल में इसके बाद ये सब काम देने वाला है। तो इस जगह पर आप समझिए, अभी हम जान रहे थे I के लिए फॉर्मूला,
और आई के लिए फॉर्मूला था NE बाय कैपिटल R प्लस NR बाय M। ध्यान दीजिए, यही सोल्व करने के बाद M ऊपर चला जाता है, जो आपको मिक्स्ड ग्रुपिंग में आपको डिटेल से समझाए थे, उसी को आप देखिए इस जगह पर। तो NE बाय कैपिटल R प्लस NR बाय M हो गया। तो इस जगह पर आप देखिए कि NR बाय M का वैल्यू अगर NR के बराबर कर देते हैं तो चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको सोल्व ही कर लेते तो देखिए कितना होता है। देख लीजिए, NE बाय नीचे कैपिटल M के साथ स्मॉल m के साथ कैपिटल R प्लस NR बाय नीचे हो गया M। तो MNE बाय नीचे हो गया M कैपिटल R प्लस N इंटू स्मॉल r। ये फॉर्मूला बनता है। अब देखिए कि MR के स्थान पर या NR के स्थान पर अगर MR रख दे इसी कंडीशन के अनुसार से, तो I के लिए जो फॉर्मूला बन जाएगा, I के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा फर्स्ट केस में, यहां पर केस फर्स्ट लिखिए और उसके बाद I के लिए क्या फॉर्मूला बन गया MNE बाय नीचे MR लिख देते हैं। और ये जो NR है, NR के बदले में हम यहाँ NR लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसी से लिख रहे हैं। तो ये NR की जगह पर MR हो गया। तो इस तरह से आपका MNE बाय नीचे 2MR हो जाएगा, फॉर्मूला बन। यहाँ पर जो है आपका MM कैंसिल हो रहा है और I के लिए फॉर्मूला बन गया NE बाय 2 कैपिटल R। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला निकला केस 1 से। हम इसी जगह पर दूसरा फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको NR के बदले MR किए थे। आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि MR के बदले आप NR लिख सकते हैं। तो उसके बाद आपका देखिए, इसको फिगर को हम सिर्फ मिटा रहे हैं यहाँ पे। तो इस जगह पर I के लिए जो फॉर्मूला आपका जो बन रहा है MNE बाय नीचे, इस बार MR के स्थान पर NR करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए यहाँ NR प्लस NR हो जाएगा। एक तो MR है, MR के बदले में यहाँ NR रख रहे हैं और ये लास्ट में आपका NR पहले से है। तो इस तरह से MNE बाय नीचे 2NR हो जाएगा और NN इस बार कटेगा तो फॉर्मूला हो जाएगा ME बाय 2 इंटू R। तो याद रखना होगा क्या कि अगर स्मॉल r लेंगे तब यहाँ M आएगा, जब इंटरनल रेसिस्टेंस होगा तो यहाँ समांतर क्रम वाला लेंगे M, और जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लेंगे तो यहाँ पर आपका सीरीज कॉम्बिनेशन वाला N आएगा। और इस तरह से यहाँ पर ये करंट के लिए फॉर्मूला आपका ड्राइव हो जाता है दोनों कंडीशन में। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, नहीं तो इस पर एक न्यूमेरिकल देते आपको बनाने के लिए, और हो सकता है एक न्यूमेरिकल आप नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इंग्लिश में ही दे रहे हैं क्वेश्चन को। देयर आर 24 सेल्स, 24 सेल है। ईच ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 2 वोल्ट, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। इसको वीडियो को आगे पीछे कर करके आप लिख लेंगे, सवाल बड़ा है इसलिए हिंदी नहीं लिखे इसका, तो इंग्लिश में ही रहने देते हैं और इसको सिर्फ समझिए, हिंदी में भी हम बोल रहे हैं। 24 सेल, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम। सेलों की संख्या आपका कितना है, नंबर ऑफ सेल n बराबर हो गया, कैपिटल N दे रहे हैं, यहाँ स्मॉल n देते तो श्रेणी क्रम में संयोजित और m देते तो समांतर क्रम में, लेकिन यहाँ कैपिटल N दे रहे हैं मतलब टोटल। और टोटल नंबर ऑफ सेल कैसे, एक बात को यहाँ सिखा दें आप लोगों को। इस तरह से अगर 3 सेल जुड़ा हुआ है, इधर भी 3 सेल जुड़ा हुआ है और इस तरह से भी 3 सेल जुड़ा हुआ है, तो अब आप बताइए कि ये मिक्स्ड ग्रुपिंग है। अब मिक्स्ड ग्रुपिंग में टोटल सेल आप कैसे बताइएगा, 3 इधर और 3 इधर, तो क्या 3 गुना 3 करेंगे तो 9 सेल हो जाएगा। अर्थात m गुना क्या करते हैं, n करते हैं, m गुना n करेंगे तो टोटल सेल हो जाएगा। यही नंबर ऑफ सेल हो गया, टोटल सेल्स की संख्या हो गया। ध्यान रखिएगा, ये किसके बराबर होता है, m और n के गुणनफल के बराबर होता है। इस बात को ध्यान रखना है, m और n के गुणनफल के बराबर नंबर ऑफ टोटल सेल हो गया आपका। ये भी बात का आप ध्यान रखिएगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं इसको जो यहाँ बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम।
इंटरनल रेसिस्टेंस, यहाँ तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया E बराबर आपका 2 वोल्ट हो गया। इंटरनल रेसिस्टेंस आपका स्मॉल r का वैल्यू हो गया 1 ओम। दे आर ग्रुप्ड इन मिक्स्ड ग्रुपिंग, यहाँ साफ स्पष्ट कह रहा है कि दे आर ग्रुप्ड इन मिक्स्ड ग्रुपिंग, और इसका संयोजन जो है एक मिश्रित क्रम संयोजन का निर्माण करता है। इफ देयर कॉम्बिनेशन गिव्स मैक्सिमम करेंट, इसका कॉम्बिनेशन जो है महत्तम धारा देता है थ्रू अ रेसिस्टेंस 6 ओम, किसको? 6 ओम के प्रतिरोध वाले को। तो कैपिटल R बराबर कितना हो गया? 6 ओम। देन हाउ आर दे अरेंज, मतलब इसमें कैसे संयोजित है, मतलब श्रेणी क्रम में कितना सेल लगा हुआ है और समांतर क्रम में कितना सेल लगा हुआ है, अर्थात स्मॉल m भी ज्ञात करना है और n भी ज्ञात करना है। कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट और I का भी वैल्यू निकालना है। तो ध्यान पूर्वक देखिए कैसे आप निकालेंगे। यहाँ देख लीजिए m इंटू n बराबर 24 हो गया, E का वैल्यू दिया हुआ, R का वैल्यू, ये सारा चीज का वैल्यू आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए इसके ठीक पहले आपको एक बात सिखाए और उसमें आपको ये बात को सिखाए हम कि किस तरह से हम महत्तम करंट को प्राप्त कर सकते हैं और उसके लिए आप क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो I के लिए जो फार्मूला, अभी सबसे बड़ा चीज यहाँ पर ये है कि मैक्सिमम पावर थ्योरम में यहाँ पर से बना रहे हैं, समझा रहे हैं आपको। मैक्सिमम पावर थ्योरम में R किसके बराबर? NR/M के बराबर। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, बाह्य प्रतिरोध, अभी जस्ट सिखाए हैं, बाह्य प्रतिरोध कुल आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होता है। तो इस तरह से कैपिटल R इक्वल टू NR/M हो जाएगा। तो इस जगह पर बताइए NR/M आपका इस जगह से वैल्यू आपका आ जाता है। तो NR/M इक्वल टू R, इसमें सबका वैल्यू को हम रखने का कोशिश करते हैं। यहाँ mm का वैल्यू 24 है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। R इक्वल टू NR/M है, तो यहाँ पर R का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ? 6। N का वैल्यू कितना नहीं पता, R का वैल्यू कितना पता? 1 ओम मालूम है, M का वैल्यू नहीं मालूम। तो इस बात बताइए M का वैल्यू कितना M के बराबर हुआ? 6M के बराबर हो गया। और ये N का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप रख दीजिए M का वैल्यू 6M। तो अब आपका क्या हो जाएगा? M गुना N बराबर 24 है, N का वैल्यू आप 6M रख दीजिए। तो 6M इक्वल टू कितना? 24। तो 6 से आपका 6 चौका 24 कट गया, M स्क्वायर बराबर 4 दिख रहा है यहाँ तक, M स्क्वायर बराबर 4। तो अब बताइए M बराबर 2 नहीं निकल जाएगा, 4 का अंडर रूट कितना? 2। माइनस में कभी भी नहीं लगता है, तो इसलिए प्लस माइनस भी अगर होता है तो हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि माइनस में कतार थोड़ी ना होगा, नंबर होगा, कुछ कतार लगा है तो नंबर होगा, माइनस में नहीं जाएगा वैल्यू। तो m बराबर 2 निकल गया। अब बताइए m गुना n बराबर कितना? 24 है। m गुना n बराबर आपका 24 है, यहाँ m निकल गया आपका 2, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24/2 अर्थात 12। इस तरह से m का वैल्यू आपका निकल गया, m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू आपका निकल गया 12, अर्थात 12 सेल श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। 12 सेल श्रेणी क्रम में और 2 पंक्ति में जुड़ा हुआ है, जो समांतर क्रम का पंक्ति होगा वह 2 होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसका भी वैल्यू निकाल लिए। और इसमें कुछ निकालना था, हाँ I का वैल्यू निकालना था, और I के लिए फॉर्मूला आपको सिखाए NE/2R करेंगे, और N का वैल्यू यहाँ पर भी निकाले 12 गुना E का वैल्यू 2 और 2 इंटू R का वैल्यू 6। तो यहाँ 6 दूनी 12 कट गया, 2 2 ऐसे कट गया, आपका 2 एम्पियर यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाता है। वीडियो लगभग 45 मिनट का बन गया है। इसको बहुत गंभीरता से अच्छी तरह से एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ करके देखेंगे और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों का ऑनलाइन क्लास भी जो है स्टार्ट हो गया है सुबह 9 बजे। आप लोग को अपने ग्रुप पर, फंडामेंटल फिजिक्स सेंटर सबोर का जो ग्रुप है आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर आपको मैसेज कर देते हैं। हमारा पासवर्ड सब चेंज नहीं होता है, इसलिए आप निश्चिंत होकर के उसी पासवर्ड का आप इस्तेमाल करेंगे और कल ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। एक बार ठीक है, थैंक यू।